Hello everyone. Today we will discuss the topic superposition theorem. First of all, we will know what do we mean by superposition theorem and where it can be applied. Superposition theorem can be applied to any linear circuit having several sources. इसका मतलब ये हुआ किसी भी सर्किट में अगर बहुत सारा सोर्स एक्ट कर रहा है एट अ टाइम, तो उस सर्किट में जितना भी करंट्स और वोल्टेज है उसको हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम के हेल्प से निकाल सकते हैं। इसको निकालने का ये प्रोसेस है कि हम लोग एक एक करके हर एक सोर्स को एट अ टाइम एक एक सोर्स को लेंगे और बाकी सोर्स को सपोज़ करेंगे कि उस टाइम बिंग के लिए वो सोर्स सप्रेस्ड है। सप्रेस करने का मतलब ये हुआ कि उस सोर्स की जगह हम लोग उसका इंटरनल रेजिस्टेंस लगा दिए हैं। सारे सोर्स को एक एक करके लेते जाएंगे, बाकी सारे सोर्स को रिप्लेस कर देंगे उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से। फिर हम लोग सब सोर्स को कनेक्ट कर देंगे एक साथ, यानी कि सब लोग जब साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहा है तब जो वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल टू द अलजेब्राइक सम ऑफ द करंट और द वोल्टेज एक्टिंग ड्यू टू ईच सोर्स एक्टिंग अलोन। इस तरह से हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम के हेल्प से किसी भी ब्रांच का वोल्टेज और करंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसलिए इसका स्टेटमेंट हम लोग इस तरह से बोलते हैं कि सुपरपोजिशन थ्योरम स्टेट्स दैट इन अ लीनियर सर्किट हैविंग सेवरल सोर्सेज द करंट एंड द वोल्टेज फॉर एनी एलिमेंट इन द सर्किट इज द अलजेब्राइक सम ऑफ द करंट्स एंड वोल्टेजेस प्रोड्यूस्ड when each source is acting separately. For the time being, all the other sources are replaced by resistances equal to their internal resistance. एक बात और जानना इसमें ज़रूरी है कि अगर किसी भी सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस उस सर्किट में नहीं दिया हुआ है तो हम लोग ये मान लेंगे कि वो सोर्स आइडियल सोर्स है। तो अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसको मान लेंगे कि वो आइडियल वोल्टेज सोर्स है, और अगर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है तो उसको मान लेंगे आइडियल वोल्टेज सोर्स है। तो उस केस में हम लोग उसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। क्यों? बिकॉज किसी भी आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो ज़ीरो होता है। उसी तरह से अगर करंट सोर्स प्रेजेंट है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है सर्किट में, तो हम लोग उसको मान लेंगे कि वो आइडियल करंट सोर्स है। तो उसको सप्रेस करने का मतलब हुआ कि उसको रिप्लेस कर देंगे ओपन सर्किट से। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि किसी भी आइडियल करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो इन्फिनिटी होता है। अब सुपरपोजिशन थ्योरम को अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे, जो कि हम लोग फिगर 1 में एक सर्किट लिए हैं जिसमें दो वोल्टेज सोर्स एक्ट कर रहा है E1 एंड E2। तीनों ब्रांच में जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू R1, R2 और R3 है। जो सोर्स E1 है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r1 है। जो वोल्टेज सोर्स E2 है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r2 है। तीनों ब्रांच में जो करंट है उसको हमने डिनोट किया है I1, I2 एंड I3 से। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग को करंट I1, I2 एंड I3 का वैल्यू निकालना है सुपरपोजिशन थ्योरम के हेल्प से। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक सर्किट बनाएंगे जिसमें हम लोग मान लेंगे कि सिर्फ सोर्स E1 एक्ट कर रहा है और उस समय E2 को रिप्लेस कर देंगे उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो अभी जो सर्किट बनेगा वो ये सर्किट आएगा। इसमें हम लोग E1 लगाए हैं इस सर्किट में, यानी जब E1 सिर्फ एक्ट कर रहा है और E2 को सप्रेस कर दिए हैं उसके इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r2 से। अभी जो करंट का वैल्यू आएगा वो डिफरेंट आएगा, इसलिए हम लोग इसका नाम रख दिए I1 डैश, I2 डैश एंड I3 डैश, और इसका हम लोग इस तरह से डायरेक्शन शो कर दिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, किसी भी मेथड से जो भी हमको मालूम है KCL, KVL या जो भी मेथड मालूम है हमको, उसके हेल्प से हम लोग I1 डैश का वैल्यू निकालेंगे, I2 डैश का वैल्यू निकालेंगे और I3 डैश का वैल्यू निकालेंगे।
और उसका वैल्यू नोट कर लेंगे। अब हम लोग फिर एक अलग फिगर बनाएंगे जिसमें हम लोग E1 को सप्रेस कर दिए हैं और सिर्फ E2 एक्ट कर रहा है। तो ये सर्किट आ जाएगा मेरा। यहाँ पर हम लोग E1 को रिप्लेस कर दिए हैं उसके इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r1 से, और जो करंट अभी इस केस में जो करंट का वैल्यू होगा वो डिफरेंट होगा, इसलिए उसका नाम हम लोग रखे हैं I1 डबल डैश, I2 डबल डैश एंड I3 डबल डैश। अब हम लोग फिर क्या करेंगे कि दोनों सोर्स को फिर से कनेक्ट कर देंगे सर्किट में, तो मेरा ओरिजिनल सर्किट ये वाला आ जाएगा। तो अभी जो करंट, जो ओरिजिनल सर्किट में जो करंट होगा I1, I2 एंड I3, उसका वैल्यू दोनों जो अलग अलग हम लोग निकाले हैं करंट का वैल्यू उसके अलजेब्राइक सम के बराबर होगा। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि I1 विल बी इक्वल टू I1 डैश माइनस I1 डबल डैश, I2 विल बी इक्वल टू I2 डबल डैश माइनस I2 डैश एंड I3 विल बी इक्वल टू I3 डैश प्लस I3 डबल डैश, क्योंकि हम लोग को अलजेब्राइक सम लेना है। जब दोनों सोर्स अलग अलग एक्ट कर रहा है उस दोनों का अलजेब्राइक सम ले करके हमको ओरिजिनल सर्किट का करंट निकल जाएगा। इसी चीज़ को हमने एक्सप्लेन किया है। इन फिगर 1, I1, I2 and I3 represents the values of the currents which are due to the simultaneous action of the two sources in the network। मतलब फिगर 1 में जब दोनों सोर्स एक साथ एक्ट कर रहा है उस केस में जो करंट का वैल्यू है वो है I1, I2 एंड I3। फिर फिगर 2 में हम लोग जो करंट का वैल्यू लिए हैं वो उस केस में आया है जब सिर्फ E1 एक्ट कर रहा है अलोन, और इसलिए उस केस में जो करंट का वैल्यूज़ है उसको हमने डिनोट किया है I1 डैश, I2 डैश एंड I3 डैश से। सिमिलरली फिगर 3 में जब सिर्फ E2 एक्ट कर रहा है अलोन, उस केस में जो हमने करंट का वैल्यूज़ लिया है वो है I1 डबल डैश, I2 डबल डैश एंड I3 डबल डैश। अब दोनों केस में मतलब जब E1 एक्ट कर रहा है अलोन और जब E2 एक्ट कर रहा है अलोन, दोनों केस में जो करंट का वैल्यू हमको ऑब्टेन होगा दोनों फिगर को सॉल्व करने के बाद, दोनों का जो अलजेब्राइक सम होगा उससे हमको फिगर 1 में जो करंट का वैल्यू है वो निकल जाएगा। क्योंकि इस केस में हम लोग जो करंट का वैल्यू निकालते हैं वो सुपर इम्पोज करके निकाले हैं करंट वैल्यूज़ को, इसलिए इस थ्योरम को हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम कहते हैं। क्यों? बिकॉज द वैल्यूज़ ऑफ द करेंट्स हैव बीन ऑब्टेन्ड by each individual source acting alone. That is why this theorem is known as superposition theorem. So I think that this theorem is very clear to all of you.